नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 का पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं कि इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट जो 5 है वो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि नर और मादा युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सब अनिश्चितता के बारे में पढ़ेंगे। फिर डबल फर्टिलाइजेशन या द्विव निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड पिस्टिल। उससे पहले अपन एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एम्ब्रियो और लॉजी। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब इसके अंदर अपन भ्रूण के विकास और उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण की संरचना और उसके विकास का अध्ययन किया जाता है भ्रूण विज्ञान या भ्रूणिकी कहलाती हैं। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन वर्ल्ड कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर हैं, जिनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। भारत में है जो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी पंचानन माहेश्वरी इनको कहा जाता है। अब अपन एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले अपन इसको जनरल जो जानकारी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लोर के अंदर ही हैं जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। दोनों फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो फ्लोर हैं जो एम्ब्रियोलॉजी की मेन स्ट्रक्चर हैं। तो फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोर क्या है? फ्लोर इज ए मॉडिफाइड सूट, यानी कि पुष्प है जो रूपांतरित प्रो होता है, यानी कि जो सूट का मॉडिफिकेशन फॉर्म क्या है? फ्लोर है। फ्लोर के अंदर जो पर और पर संधि है, यानी कि नोड और इंटरनोड है, जो कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है या सहंत रूप से व्यवस्थित होती हैं। पर संधियों पर बंधीय और उर्वर उपांग उपस्थित होते हैं, जिन्हें पुष्पी पत्र या फ्लोरल लीव्स कहते हैं। यानी कि जो पर संधि होती है उनके ऊपर स्टीराइल और फर्टाइल दोनों अपेंडेजेज प्रेजेंट होते हैं, जिनको फ्लोरल लीव्स कहते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प में उपांग या जो अपेंडेजेज होते हैं उनके 4 चक्र पाए जाते हैं। सबसे आउटर जो चक्र होता है वो बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहलाता है। उसके अंदर की तरफ जो चक्र होता है उसको दलपुंज या कोरोला कहते हैं। कोरोला से अंदर की तरफ जो चक्र होता है उसको पुमंग, और पुमंग से अंदर की तरफ जो चक्र होता है उसे जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। तो जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं उनको फ्लोर के असस्त्रित चक्र हॉर्ल या सहायक चक्र कहा जाता है, जबकि पुमंग और जायांग को फ्लोर का आवश्यक चक्र या जनन चक्र कहते हैं, या एसेंशियल हॉल्स या रिप्रोडक्टिव हॉल्स कहा जाता है। क्योंकि आवश्यक चक्र के अंदर एंडोसियम और जो गाइनोसियम होते हैं वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्ल होते हैं, यानी कि मादा जननांग चक्र या नर जननांग चक्र जो पुमंग और जायांग दोनों होते हैं। बाह्य दलपुंज होता है जो सबसे आउटर हॉर्ल होता है। इसकी जो लीव जो इसके जो मतलब बाह्य दल होते हैं वो सारे ग्रीन कलर के होते हैं, और इसकी जो यूनिट होती हैं वो सेपल कहलाती हैं। दलपुंज रंगीन होते हैं, यानी कि कलर्ड होते हैं, और ये परागण क्रिया के समय कीटों को आकर्षित करते हैं, और इनकी जो यूनिट होती है वो दल या पेटल कहलाती हैं। फिर जो थर्ड जो हॉर्न है जिसका नाम है पुमंग या एंड्रोसियम, ये पुष्प का नर जननांग है, और इसकी यूनिट को स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। और इसके अंदर की तरफ जो हॉर्न होता है जिसको जायांग बोलते हैं या गाइनोसियम बोलते हैं, ये पुष्प का मादा जननांग है, और इसकी यूनिट को कार्पल या अंडप कहा जाता है। तो जो पुमंग होता है या जिसको एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम की यूनिट या इकाई का क्या नाम होता है? पुंकेसर या स्टेमन। और स्टेमन कितने भागों से मिलकर बना होता है? सबसे ऊपर की तरफ होता है वो प्राकोष, और उसके नीचे की तरफ होती है पूतंतु, और पूतंतु और प्राकोष जिस स्थान पर जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं योजी। फिर जायांग की जो पुष्प का जो सबसे आंतरिक चक्र होता है उसको जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम की यूनिट को कार्पल या अंडप कहा जाता है, और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और अंडाशय के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोर की जो
नर जननांग संरचना जिसको पुमंग बोलते हैं उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पुमंग की जो यूनिट होती है वो पुंकेसर है। तो आपकी हेडिंग के अंदर दे रखा है प्राकोष की संरचना तथा नर युग्मकोद्भिद का विकास, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो एंथर का डेवलपमेंट किस में होता है? पुंकेसर के अंदर होता है। और पुंकेसर क्या होता है? पौधा का नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसे लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोर एंजियोफिल भी कहा जाता है। और प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को प्राकोष या एंथर बोलते हैं। फिर जो लंबी डंडीनुमा संरचना होती है उसको पूतंतु या फिलामेंट बोलते हैं। और प्राकोष और पूतंतु जिस जगह से जिस टिश्यू से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं संयोजी या कनेक्टिव बोलते हैं। अब जो एक प्रारूपिक प्राकोष होता है वो द्विपालित होता है या बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसके अंदर 2 पालियां होती हैं और इसमें है जो लघु बीजाणु का निर्माण होता है या परागकणों का निर्माण होता है। दोनों पालियां हैं जो एक दूसरे से संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ी रहती हैं और ये जो उत्तक होता है वो स्टेराइल टिश्यूज होता है या बंदी उत्तक होता है। फिर प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ या चैम्बर होते हैं जिन्हें परागदानी या लघु बीजाणुदानी कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया या क्या बोलते हैं इसको? लघु बीजाणुदानी बोलते हैं। अब जो बाइलोब्ड एंथर होता है या द्विपालित जो एंथर होता है उसको डाइथिकस या द्विकोष्ठीय प्राकोष कहते हैं और इसके अंदर 4 लघु बीजाणुदानियां पाई जाती हैं। तो एक प्रारूपिक द्विकोष्ठी प्राकोष के अंदर कितनी लघु बीजाणुदानियां हो सकती हैं? 4 लघु बीजाणुदानियां होती हैं। तो ऐसे प्राकोष को अपन चतुष्क बीजाणुदानिक प्राकोष या टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म प्लांट की जो मालवेसी फैमिली है उसके अंदर अपवाद स्वरूप हैं जो पुंकेसर होते हैं वो यूनिलोब्ड या एक पालित होते हैं और ऐसे प्राकोष को अपन मोनोथिकस या एक कोष्ठी प्राकोष कहते हैं और इसके अंदर है जो 2 लघु बीजाणुदानियां ही पाई जाती हैं। तो 2 लघु बीजाणुदानियों वाले जो एक कोष्ठी प्राकोष को अपन द्विबीजाणुदानिक या बाइस्पोरेंजिएट एंथर या प्राकोष भी कहते हैं। फिर एक पैरासाइट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसका नाम है आर्सिथोबियम, जिसके अंदर एंथर है जो यूनिलोब्ड होता है लेकिन उसके अंदर एक ही चैम्बर होता है, यानी कि एक ही बीजाणुदानी या लघु बीजाणुदानी पाई जाती हैं। तो ऐसे प्राकोष को अपन मोनोस्पोरेंजिएट या एक बीजाणुदानिक प्राकोष कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पुंकेसर या टाइपिकल पुंकेसर की स्ट्रक्चर दे रखी हैं। तो ए जो डायग्राम है वो पृष्ठीयदर्शी है, बी डायग्राम अधरदर्शी है और सी डायग्राम है जो पुंकेसर का टीएस दे रखा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ए जो डायग्राम है इसके अंदर एंथर जो बाइलोब्ड है और नीचे की तरफ फिलामेंट है और फिलामेंट और जो पुंकेसर यानी कि प्राकोष जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसको कनेक्टिव बोलते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो रेड कलर का एरो दिख रहा है वो योजी को शो कर रहा है, यानी कि कनेक्टिव, यानी कि फिलामेंट और जो प्राकोष होता है जिस स्थान से जुड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? योजी या कनेक्टिव, जो एक स्टेराइल टिश्यूज होता है। अगर अपन सी डायग्राम देखें तो इसके टीएस के अंदर अपन को एंथरलोब्स या प्राकोष की पालियां दिखाई दे रही हैं और इसका टीएस काटने पर अपन को गोलाकार 4 बीजाणुदानियां दिखती हैं जिनको लघु बीजाणुदानियां कहते हैं और इनके अंदर है जो लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पुंकेसर व लघु बीजाणुदानी का परिवर्धन कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेमेन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक प्रारूपिक पुंकेसर का परिवर्धन है जो पुष्पासन या थैलेमस के ऊपर स्थित कुछ विभज्योत की कोशिकाओं के सक्रिय हो जाने के कारण होता है। तो थैलेमस या पुष्पासन जहाँ से फ्लावर के सभी पार्ट्स निकलते हैं, यानी कि दल, बाह्य दल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम सभी पुष्पासन से निकलते हैं और पुष्प को आसन प्रदान करता है। तो वहाँ की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती है और उनसे जो पुंकेसर का डेवलपमेंट होता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं इसके अंदर बारंबार विभाजन होता है तो असंख्य कोशिकाओं का समांगी समूह बनता है और फिर इनके अंदर वृद्धि होती है तो ये 2 पालियों के अंदर विभेदित हो जाते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट इनटू लोब्स, यानी कि 2 पालियों के अंदर ये विभेदित हो जाता है। और प्रत्येक लोब क्या करती हैं? प्रत्येक लोब के अंदर 2 चैम्बर विकसित होते हैं और इन चैम्बर को पोलन सेक कहा जाता है। इस प्रकार एक प्राकोष विकसित हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सेल्स के नीचे की ओर पूतंतु का विभेदन होता है तो एक परिपक्व पुंकेसर का डेवलपमेंट हो जाता है। जो प्राकोष का डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का मतलब होता है प्राकोष का डेवलपमेंट है जो एक से अधिक बीजाणुजड़ कोशिकाओं के द्वारा होता है, इसलिए इनको यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहा जाता है। तो प्रत्येक परागदानी में अंतस्त्वचा की कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं?
आसपास की अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती हैं, यानी कि साइज में बड़ी हो जाती है, और इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डेंस या सघन हो जाता है। तो इन साइज में बड़ी और सघन जीवधरी युक्त कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, परपशु कोशिकाएं या आर्चिस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। अब इन आर्चिस्पोरियल सेल्स या परपशु कोशिकाओं के अंदर परिणतिक विभाजन होता है तो दो सेल्स बनती हैं। आउटर सेल्स को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और इनर जो होती हैं लेयर उस सेल्स को, उनको क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या करती है, ये एक बहुपरतीय भित्ति का निर्माण करती हैं, जिसको पराकोष वाल कहा जाता है। अब इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका से कैसे एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम का डेवलपमेंट होता है तो वो पढ़ते हैं। अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है उसके अंदर परिणतिक विभाजन होता है, तो आउटर और इनर दो सेल्स बनती हैं। आउटर सेल्स को अपन एंडोथीसियम सेल्स कहते हैं, जबकि जो इनर सेल्स बनती है उनको भित्तीय कोशिका या पैराइटल सेल्स या वॉल सेल्स कहा जाता है। फिर एंडोथीसियम सेल्स के अंदर अनेक अपनतिक विभाजन होता है, तो जिससे एंडोथीसियम का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जो भित्तीय कोशिका होती हैं इसके अंदर पहले 2 से 3 परिणतिक विभाजन होते हैं, उसके बाद में अनेक अपनतिक विभाजन होते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 सेल्यूलर यानी कि 2 से 3 कोशिकीय मोटी लेयर का निर्माण होता है, जिसे मिडिल लेयर या मध्य परत कहा जाता है। और मध्य परत के अंदर की ओर ही है जो टेपिटम का फॉर्मेशन होता है। आपके सामने स्क्रीन पर लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट का डायग्राम दे रखा है। तो जो ये डायग्राम है इसके अंदर ये है जो अनडिफरेंटेड टिश्यूज होती हैं, यानी कि जो होमोजेनस सेल्स होती हैं या अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, और ये एपिडर्मिस से कवर्ड रहता है। अब इस अविभेदित समांगी कोशिकाओं के समूह में से क्या करती हैं, जो एपिडर्मिस के नीचे सिचुएटेड होती हैं सेल्स, वो दूसरी सेल्स की तुलना में साइज में बड़ी हो जाती हैं, और इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो गाढ़ा हो जाता है या सघन हो जाता है। तो इन सेल्स को अपन आर्चिस्पोरियल सेल्स कहते हैं। तो बी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो जो डार्क कलर की सेल्स है इनको क्या बोला जाता है, आर्चिस्पोरियल सेल्स। अब इस आर्चिस्पोरियल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, तो आउटर साइड प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनती हैं और इनर साइड है जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल से किसका डेवलपमेंट होता है, प्राकोष की भित्तियों का डेवलपमेंट होता है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस से सेल से किसका डेवलपमेंट होता है, प्राकणों का या लघु बीजाणु का डेवलपमेंट होता है। तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट या विभेदित होकर आउटर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर और टेपिटम का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि प्राइमरी जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं इससे किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट होता है। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती हैं जिसको प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कहते हैं, या तो ये क्या करेगी, डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या लघु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, या फिर इसके अंदर माइटोसिस होगा और उसके बाद में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पराकोष की भित्ति या दी एंथर वॉल। तो पराकोष की भित्ति हैं जो 4 परतों में विभाजित होती हैं, और ये परिधि से केंद्र की ओर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। सबसे पहले जो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर या परत होती है जिसको बोलते हैं अपन बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, जो पराकोष की सबसे बाहरी परत है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो रेडियली इलोंगेटेड होती हैं, यानी कि अरीय रूप से दीर्घित होती हैं, और इनकी सेल्स में एंटीक्लिनल या अपनतिक विभाजन होते हैं, जो क्या करती हैं, बाह्य त्वचा को आंतरिक ऊतक के साथ वर्दी में संगत बनाए रखने में सहायक होती हैं। फिर बाह्य त्वचा के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं अपन एंडोथीसियम। एंडोथीसियम किसके नीचे सिचुएटेड होती हैं, तो एपिडर्मिस के नीचे सिचुएटेड होती हैं, और ये क्या है, एक वॉल लेयर है या भित्तीय परत है। ये एक स्तरीय होती है और इसकी सेल्स हैं जो सुदीर्घित होती हैं, परंतु कॉक्सिनिया के अंदर ये जो डबल लेयर्ड होती हैं या द्विस्तरीय होती हैं। इसकी सेल्स की आंतरिक स्पर्श रेखा की भित्तियों पर रेशेदार पट्टियां प्रेजेंट होती हैं, और इन रेशेदार पट्टियों का निर्माण है जो जनरली सेलुलोज के डिपोजिशन के कारण होता है, और ये पट्टियां हैं जो यू आकार की होती हैं। मेलोथ्रिया में पट्टियां हैं जो अतिव्यापी वलय के रूप में पाई जाती हैं। और फिर जो अनुदैर्ध्य स्फुटित होने वाले प्राकोष में प्रत्येक प्राकपालिक की दोनों लघु बीजाणुधानियों की संधि के चारों ओर उपस्थित एंडोथीसियम सेल्स में रेशेदार पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। अनुदैर्ध्य स्फुटित यानी कि जो लंबवत रूप से जो विभाजित होने वाले प्राकोष होते हैं उनके अंदर एंडोथीसियम के अंदर रेशेदार पट्टियां या फाइब्रस जो बैंड होती हैं वो एब्सेंट होती हैं।
इसके अलावा एंडोथीसियम है जो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं, यानी कि ये क्या करती है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करती हैं, जो प्राकोष के विस्फुटन या स्फुटन में सहायक होती हैं। जो नेक्स्ट हाइड्रोकैरिटेसी कुल के सदस्यों में जो रेशेदार पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, इसके अलावा म्यूजा, सिसेमम, एनोना, आइपोमिया, इनके अंदर भी है जो फाइब्रस बैंड या रेशेदार पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। इनकी एपिडर्मल सेल्स हैं जो क्यूटिन व लिग्निन युक्त होती हैं। आपकी स्क्रीन पर डायग्राम के अंदर एंडोथीसियम के अंदर स्थूलन के डायग्राम दे रखे हैं। तो जो डायग्राम ए है वो यू आकार की स्थूलन पट्टियों को शो करता है, जबकि डायग्राम बी है जो अतिव्यापी वलय, यानी कि जो एंडोथीसियम के अंदर जो रेशेदार पट्टियाँ होती हैं वो अतिव्यापी वलय के रूप में पाई जाती है। किसके अंदर पड़ा था, मेलाथीरिया के अंदर ये चीज़ें होती हैं। और इनके आउटर साइड क्या प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती हैं। और जो ये स्थूलन होता है, यू आकार का जो स्थूलन होता है वो जनरली किसके कारण होता है, सेल्यूलोज के डिपोजिशन के कारण होता है।